जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं घटना चक्र के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, कल हमने आपको टेंस चैप्टर स्टार्ट किया था। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, दैट टेंसेस जो चैप्टर है, टेंस एक जो बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, ये इंग्लिश लैंग्वेज का फाउंडेशन है। अगर आपने टेंसेस पे काम नहीं किया, टेंस चैप्टर को बहुत अच्छे से डील करना नहीं सीखा, तो यकीन मानिए आपके पास बहुत समस्या आने वाली है। इंग्लिश का कोई भी टॉपिक इंसान तभी सीख सकता है जब वो टेंसेस को बहुत अच्छा किया हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ डियर कि टेंस को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई से पढ़िएगा। हाँ, कहीं अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज़ को समझने में, डिकोड करने में, तो जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे पाएँ। आइए ले चलते हैं आपको टेंस की दुनिया में, रंगीन रंगीन कुछ बातें करेंगे। आइए देखिए, कल हमने ये आपको समझाने का प्रयास किया, क्या मैं एक बार ब्रीफ कर रहा हूं कि जो टेंस है बेसिकली ये वर्ब की फॉर्म है। बोलो हाँ, बात समझ आए तो बोला करो हाँ। टेंस बेसिकली क्या है? वर्ब की फॉर्म है। अगर टेंस एक वर्ब की फॉर्म है तो हम क्या कर रहे हैं, हम किसी भी वर्ब को चार स्टेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चार टेंस है। बेसिकली हमको क्या करना है कि सेंटेंसेस को इन्हीं चार स्टेट में रिप्रेजेंट करना है। इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस में। मतलब कोई भी वर्ब चार ही प्रकार के स्टेट में रिप्रेजेंट की जा सकती है, इस बात का ध्यान रखना है। मतलब आप ऐसी कोई वर्ब नहीं देख सकते, कभी भी ना देखे होंगे ना आगे देखेंगे, कि जो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस के बाहर चली जाए। इम्पॉसिबल। अब हमने ही समझाया था बेटा कि जो वर्ब की बेसिक स्टेट होती है वो दोनों होती है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। ये बेसिक स्टेट है। कंटिन्यूअस तब लगाना होता है जब मामला इनकम्प्लीट जैसा हो, मतलब वर्ब की स्टेट अभी इनकम्प्लीट है, काम चल रहा है, काम चल रहा है तो कंटिन्यूअस। जो काम अभी चल रहा है कुछ देर के बाद तो खत्म हो जाएगा, जब खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट। दैट मीन्स कि कंप्लीट हो जाएगा। अगर काम खत्म हो जाएगा तो परफेक्ट टेंस लगा लेंगे। पीसी कह रहे हैं कि कुछ काम खत्म हो गया हो, कुछ काम बाकी है, मतलब किसी काम के एक ड्यूरेशन को देखो, तो मान लो यहां तक तुम पहुंचे हो करते हुए, तो इतना काम तो हो गया और ये काम अभी भी चल रहा है, तो इतना काम पूरा हो गया, इतना काम चल रहा है, तो पीसी तब लगाना है जब किसी काम का एक हिस्सा हो चुका हो, एक हिस्सा बाकी हो, कुछ हो चुका हो कुछ बाकी हो। दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। पूरा हो गया हो परफेक्ट, अधूरा हो बिल्कुल तो कंटिन्यूअस। एंड इंडेफिनिट सिखाया था कि जब बिगिनिंग इज नॉट क्लियर, वर्ब की जो बिगिनिंग है वो क्लियर ना हो बल्कि अनक्लियर हो। क्योंकि अनक्लियर है, नहीं पता है, इसीलिए इंडेफिनिट बोल रहे हैं। ना पता होने की स्टेट को ही इंडेफिनिट बोलते हैं, पता होने की स्टेट को डेफिनिट बोलते हैं। आई होप बात समझ में आ रही होगी कि अगर कोई चीज नहीं पता है तभी तो हम इंडेफिनिट बोल रहे हैं भैया। तो इंडेफिनिट टेंस तब यूज करना है जब बिगिनिंग क्लियर ना हो, जब बिगिनिंग क्लियर ना हो। ठीक है, आ जाओ एक सेंटेंस से बात को शुरू करते हैं। ही goes to स्कूल, एक सेंटेंस। ही goes to स्कूल डेली। फिर एक सेंटेंस लिखा मैंने कि ही goes to स्कूल at 6 AM डेली। और फिर लिखा मैंने ही goes to स्कूल since since
लास्ट ईयर। ये कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे, आपकी पहले उस डेफिनेशन के ऊपर पकड़ बन जाए जो इंडेफिनिट टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट टेंस है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इन सभी के ऊपर आपकी एक पकड़ डेवलप हो। इसके लिए पहले आप परिभाषा को और मजबूत करिए बाय सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे पूरे मन से तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी समझ अभी और बेहतर हो जाएगी। जो कल अगर कहीं कोई डाउटफुल कहीं रह गए होंगे, अगर आप कोई डाउट रह गया होगा तो वो हट जाएगा। ठीक है, आ जाओ। लिखा है ही गोज टू स्कूल। अच्छा, मैंने कहा था कि जब भी कोई सेंटेंस आपके सामने आएगा तो हमको पता है कि टोटल टेंसेस की संख्या कितनी है, टोटल 4 है, दिख रहा होगा। अच्छा, जब भी कोई सेंटेंस लिख के देगा तो वो पहले से कोई ना कोई एक टेंस तो लिख के देगा। कोई सेंटेंस अगर पहले से लिख के देगा तो वो कोई ना कोई एक टेंस तो लिख के देगा। इसका मतलब अगर वो जहां लिख के दिया है वहीं अगर वो सही है, अगर वो वहीं सही है तो फिर तो नो एरर। लेकिन अगर लगे कि सर वहां सही नहीं है तो फिर सही करने के कितने ऑप्शन बचे, 3। हमने कहा जो एक टेंस लिख के देगा वो किसी न किसी टेंस में लिख के देगा, चाहे इंडेफिनिट, चाहे कंटिन्यूअस, चाहे परफेक्ट, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर वो वहीं सही है तो फिर तो नो एरर। लेकिन अगर वो गलत हुआ तो फिर हमारे पास सही करने के 3 ऑप्शन बचे। तो इसका मतलब है पहले हमें सेंटेंस को देखना पड़ेगा किस टेंस में लिख के दिया गया है। जैसा कि मैंने कल समझाया था बेटा कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने का सीधा मतलब है कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। बोलो हाँ। बात समझ आए तो बोला करो हाँ। ही गोज टू स्कूल डेली। अगेन देखो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख के दिया गया है। इसका मतलब अगेन ये कहाँ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगेन देखो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पर भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये दोनों ही सेंटेंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब हमें ये समझना है कि इन गिवन सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस सही है। मतलब पहले से हमें इंडेफिनिट लिख के दिया गया है, नाउ हमें ये जानना है कि ये इंडेफिनिट में लिख के दिया गया यही सही रहेगा या इसको हटाकर हम कहीं और लेके जाएंगे। 10 सेकंड दे रहा हूं, जरा सोचिए आप। मैं 10 सेकंड के लिए अपने आप को पॉज कर रहा हूं सिर्फ आपके लिए कि 10 सेकंड जरा आप सोचें कि क्या करना है। बहुत फास्ट आप जरा कमेंट करें, एक बार सोचे जरा। मुझे पता है कि वीडियो लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है, पर मैं चाहता हूं कि मन में अपने वो ख्याल लाएं कि हाँ आप बताने जा रहे हैं या बता सकते हैं कुछ आप चीजों के बारे में। ये बात आपको दिखना चाहिए। चलिए, अब हमें जानना है बेटा कि ये जो गिवन सेंटेंसेस हैं, इन गिवन सेंटेंसेस में से कौन सा सही कौन सा गलत है। मतलब कौन सा इंडेफिनिट लिखना सही होगा और कौन सा इंडेफिनिट लिखना गलत होगा। सिंपल सी चीज, हमें पता है कि अगर कोई सेंटेंस इंडेफिनिट में सही होना चाहता है तो क्या होना चाहिए। इंडेफिनिट की शर्त क्या है, इंडेफिनिट की शर्त यही है कि जो बिगिनिंग ऑफ द एक्शन है वो कैसा होना चाहिए, इज नॉट क्लियर। इज नॉट क्लियर का मतलब अनक्लियर, मतलब ना पता हो कि पता हो, ना पता हो कि पता हो। जो बिगिनिंग है, जो बिगिनिंग है, बिगिनिंग शुड बी अनक्लियर। अब जरा सुनना, अगर मैं कह रहा हूं कि बिगिनिंग अगर अनक्लियर होगी तभी आप इंडेफिनिट बोल पाओगे, क्योंकि इंडेफिनिट का मतलब कोई चीज नहीं पता कब हुआ, अनिश्चित टाइप का है। तो अनिश्चित क्या है, उस काम का शुरू होना, कि वो काम शुरू कब हुआ यही नहीं पता। तुम सेंटेंस पढ़ो और आंसर करो। तुम बताओ, ये लड़का कह रहा है कि ही गोज टू स्कूल, ये लड़का स्कूल जाता है, क्या आप बता पाओगे कब से जाता है। क्या आप सेंटेंस को पढ़कर ये बता सकते हो कि कब से जाता है, नहीं बता पाओगे। आप सेंटेंस को पढ़कर ये नहीं बता पाएंगे कि आखिर ये स्कूल कब से जाता है। अगर ये कब से आता है नहीं पता तो इसका मतलब इंडेफिनिट लिखा है और यही सही भी है। इंडेफिनिट लिखा और सही भी है, क्योंकि इंडेफिनिट में पता ही तो नहीं चलता और वास्तव में पता लग भी नहीं रहा है, तो सही हो गया। जैसे ही पता लग जाएगा तब गड़बड़ा जाएगा।
सेंटेंस लिखा है ही गोज टू स्कूल डेली। अच्छा, इस सेंटेंस में एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज किया डेली। डेली का एडवर्ब है टाइम का, वो ये बता रहा है कि भाई ये लड़का स्कूल जाता है तो कब जाता है, डेली जाता है। क्या ये तो पता लग गया कि जाता तो रोज है ये, लेकिन तुम जान पाए जाना शुरू कब किया? क्योंकि हमें तो ये जानना है कि आखिर बिगिनिंग ऑफ द एक्शन क्या है, आखिर वो काम शुरू कब हुआ। अगर ये पता लग जाए तो इंडेफिनिट इनवैलिड है, लेकिन अगर बिगिनिंग ऑफ द एक्शन अगर पता नहीं लग पा रहा है तो फिर वो इंडेफिनिट वैलिड है। क्या आपको इस सेंटेंस में पढ़कर ये जान पा रहे हैं कि आखिर ये लड़का स्कूल जाता रोज है, लेकिन जाना शुरू कब किया? नहीं पता। नहीं पता तो फिर सही है, नहीं पता तो ये फिर सही हो जाएगा। थर्ड पे आ जाओ। ही गोज टू स्कूल एट 6 AM डेली। ये लड़का स्कूल जाता है 6 बजे। जाता रोज है और आप ये बता दिया, एडिशनल वर्ड एक और डाल दिया कि भाई साहब रोज जाता है। बोलो रोज कब जाता है? 6 बजे मॉर्निंग में जाता है। अभी भी आपको ये पता लग गया कि ये लड़का रोज जाता है, ये पता लग गया 6 बजे सुबह सुबह में जाता है, लेकिन अभी भी आप ये नहीं बता पाओगे कि आखिर ये आदमी जाना शुरू कब किया, बिगिनिंग ऑफ द एक्शन। नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। अगर नॉट क्लियर है तो ये अभी भी सही है। कुछ बच्चे होंगे जो ये समझ लेंगे कि सर देखिए पता तो लग गया 6 बजे। अरे भैया ये 6 बजे पता थोड़ी लग पा रहा है, 6 बजे बता रहा है जाता है। जाता कब से, ये बताओ ना, कब से जाता है? वो एक्शन शुरू कब हुआ? नहीं पता किसी को, नहीं पता तो इंडेफिनिट है। यहां जाओ। ये कह रहा है कि ही गोज टू स्कूल सिंस लास्ट ईयर। देखो सिंस लास्ट ईयर लिखते ही तुमको एक बात पता लग गई, क्या? कि सर इसका स्कूल जाने का जो प्रोग्राम है वो कब से जाता है? पिछले साल से जाता है। मतलब अगर ये बात आज मैं बोल रहा हूं 2025 में खड़े होकर, तो ये आदमी कब जा रहा होगा? 2024 से। जब भी ये बात बोली जाएगी 1 साल पहले चले जाएंगे। इसका मतलब ये आदमी पिछले साल से स्कूल जा रहा है। इसका मतलब हमें ये पता लग गया कि नहीं, ये आदमी स्कूल जाना शुरू कब किया? पिछले साल से। ये पता लग गया। जैसे ही पता लगेगा तो डेफिनिट की इनडेफिनिट? डेफिनिट तो इनडेफिनिट क्यों लिखे हो? गलत है, ये गलत है। अब ये सेंटेंस गलत हो गया। अब इसको सही करने के लिए हमारे पास 3 तरीके होंगे, क्योंकि इंडेफिनिट में तो आप सही कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो इंडेफिनिट तो गलत हो गया, बिकॉज हमको टाइम क्लियर हो गया आखिर वो काम कब शुरू हुआ। अब हमारे पास कंटिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई पिछले साल से मैं स्कूल जा रहा हूँ। सो अब आप इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस लिख लो। ही सॉरी हैज बीन, ही हैज बीन he has been going to school, he has been going to school since last year। ये लड़का पिछले साल से स्कूल जा रहा है। मतलब ये देखो, मतलब देखो ये है 2024, हम लोग आज यहाँ खड़े हैं 2025 में, राइट? हमारे पास ये टाइम स्पैन है। अगर ये लड़का 24 से जा रहा है, तुम बताओ 1 साल पूरा बीत चुका, बीत चुका कि नहीं बीत चुका? तो इतना तो पूरा जा चुका, इसका मतलब ही परफेक्ट हो गया। इतना काम पूरा हो गया, इतना काम। कितना काम? 1 साल का। पिछले साल से अगर वो जा रहा है तो पिछले साल से अब तक 1 साल हो चुका, तो 1 साल का स्कूल जाने का कार्यक्रम खत्म, जा चुका इतना, परफेक्ट। लेकिन अभी भी स्कूल वो जा ही रहा है, ऐसा नहीं कि स्कूल जाना बंद कर दिया है। तो ये है कंटिन्यूअस। इसका मतलब टेंस कौन सा लगेगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसीलिए बेटा मैंने यहाँ पे हैज बीन गोइंग लिखा है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। अगर जिसको पता है बढ़िया है, नहीं पता है तो आगे चलकर अभी हम स्ट्रक्चर लिखेंगे। अभी हम स्ट्रक्चर्स पे नहीं आए हैं। अभी तो हम बस ये चाह रहे हैं कि बच्चा पहले समझे कि इंडेफिनिट कब वैलिड होता है, कब इनवैलिड। अगर इनवैलिड हुआ तो कहाँ लेके जाएंगे सही करने के लिए? तो कहाँ लेके जाएंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हाँ, आपको ये नहीं पता कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, वो मुद्दा नहीं है, वो मैंने लिख दिया, मान लीजिए लगता होगा, अभी लिख दूंगा, जान जाओगे आप। लेकिन पहले ये क्लियर करिए बेटा कि इंडेफिनिट गलत क्यों है और पीसी सही क्यों है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा क्या करता है, वो रट लेता है कि हर जगह पीसी लगा देंगे। नहीं, क्यों लगाना पीसी? पीसी का मतलब हमें तब लगाना होता है जब हमें ये दिखाना हो कि कुछ काम हो चुका, कुछ काम बाकी, कुछ हो चुका, कुछ बाकी है, ऐसा ऐसा पीसी दिखाता है। तो आई होप कि इन 4 एग्जाम्पल से आपको फिर से एक बात समझ में आई होगी। हाँ सर, इंडेफिनिट का डिफरेंस समझ में आ रहा है कि इंडेफिनिट और पीसी में क्या डिफरेंस है और कब कौन सा इनवैलिड होगा, कौन सा वैलिड होगा। और भैया
देखो एक सवाल सीजीएल ने पूछा था कि ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे। ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे, इसने कुछ नहीं खाया कल से। कल से इसने कुछ नहीं खाया। देखो एट क्या लिखा है, आपको अगर पता है कि एट होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, बोलो हाँ। और आपको ये भी पता है बेटा कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है प्रेजेंट का इंडेफिनिट, बोलो हाँ। प्रेजेंट का इंडेफिनिट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट। और मैंने आपसे कहा है बेटा कि जो थर्ड फॉर्म होती है ऐसा कोई टेंस होता ही नहीं, नो टेंस, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता। आ जाओ, अब तुम देखो सेकेंड फॉर्म लिखने का सीधा मतलब है टेंस कौन सा लिखा गया, पास्ट का इंडेफिनिट। ये कल भी चर्चा किया था मैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे वास्तव में अभी टेंस की बेसिक बातों को भी नहीं जानते। मैं पूरी एकदम फ्रेश ऑडियंस को लेकर चल रहा हूँ कि अगर ऑडियंस हमारी ऐसी है कि जिसको नहीं पता प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, जिसको नहीं पता पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, तो मैं उनको भी समझा सिखाने का एक साहस कर रहा हूँ। अच्छा, ये सेंटेंस लिखा गया इंडेफिनिट में। तुमको पता है कि इंडेफिनिट टेंस में कोई सेंटेंस तब वैलिड होता है जब ये बात उस सेंटेंस के अंदर हो कि जो बिगिनिंग ऑफ द एक्शन हो वो अनक्लियर हो। एक बात बताओ, अगर इसने खाया नहीं कुछ तो ये कब से नहीं खाया, सिंस यस्टरडे। तुमको पता लग गया कि नहीं कि आखिर कब से नहीं खाया, ये काम का जो शुरुआत है वो कब से, कल से है। कल से ही लड़का कुछ नहीं खाया। इसका मतलब है कि हमको इस फैक्टर ने बता दिया कि भाई साहब कल से इसने कुछ नहीं खाया, मतलब बिगिनिंग इज क्लियर। अगर बिगिनिंग क्लियर है तो इंडेफिनिट लिखे कैसे हो, इसका मतलब इस सेंटेंस देखते ही चिल्ला उठना है। क्या उठना है, चिल्ला उठना है। अगर कभी इंडेफिनिट टेंस के साथ सिंस प्लस टाइम फैक्टर लगा, इंडेफिनिट टेंस के साथ सिंस प्लस टाइम फैक्टर लगा, तो सिंस प्लस टाइम क्या करेगा, हमेशा हमेशा क्या करेगा, ये हमेशा बिगिनिंग ऑफ द एक्शन को क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। बिगिनिंग विल बी क्लियर, ये हमेशा बिगिनिंग क्लियर कर देगा। कौन, ये सिंस प्लस टाइम। अगर जब बिगिनिंग क्लियर ही कर देगा तो तुम बताओ इंडेफिनिट बोलेगा क्लियर नहीं होना चाहिए, सिंस बोलेगा क्लियर होनी चाहिए, तो क्या इंडेफिनिट के साथ सिंस फैक्टर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, इम्पॉसिबल। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। क्यों, क्योंकि सिंस प्लस टाइम बताएगा ये काम शुरू कब हुआ, और इंडेफिनिट बताएगा यही तो बताओ मत शुरू कब हुआ। अगर बता दोगे तो इंडेफिनिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नेचर के लोग हैं। तो एक दूसरे के ऑपोजिट नेचर के लोग एक साथ कभी नहीं चल सकते। ये लाइफ में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, हर जगह होता है। तुम्हारा पार्टनर अगर तुम्हारे नेचर के ऑपोजिट है, यकीन मानिए आपसे उससे अगर विचार नहीं मिलते हैं तो फिर आप लोग एक साथ रह नहीं पाएंगे रूम में। मार होनी तय है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और छोड़ना पड़ेगा रूम। इसीलिए विचारों का आपस में मिलना बहुत जरूरी है, विचारों का मिलना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रही, चलिए। तो ये सेंटेंस गलत हो गया। अच्छा, उसको सही करना है, फिर से वही बात, सही करने के हमारे पास अगेन तीन ऑप्शन। इंडेफिनिट गलत हो गया, ऑप्शन कौन से बचे, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये बचा। अब इसको हम डालेंगे कहां पर, ये हम डालेंगे परफेक्ट में, लिख दो ही हैज ईटन, ही हैज ईटन। अभी तुम बहुत परेशान मत होना कि सर परफेक्ट क्यों लिखा, पीसी क्यों नहीं लिखा, ठीक है वो आगे चल समझा देंगे अभी। क्योंकि बहुत सारा बच्चा लोग ये रटा रहता है, क्या रटा रहता है कि सर जब भी सिंस प्लस टाइम आएगा तो सेंटेंस हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। मैं बता दे रहा हूँ घटना चक्र के यूट्यूब प्लेटफॉर्म की तरफ से कि जितने भी लोग देख रहे हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि 99.99% लोग यही जानते हैं कि जब जब सिंस या फॉर लगता है तो सेंटेंस का टेंस पीसी होता है। ये बात किताबों में भी कही जाती है, और आपको जिसने पढ़ाया होगा शायद उसने भी ये कह दिया, आई एम नॉट श्योर बट शायद। और आपकी मान्यता भी यही होगी, आपका बिलीफ सिस्टम भी यही मानता है कि सिंस या फॉर जब भी आता है सेंटेंस में टाइम के साथ तो सेंटेंस को पीसी में लेके जाता है, जबकि ये बात सरासर गलत है, एकदम गलत है। तो आई होप कि बात समझ में आपको आ रही है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं वो कैसे वो समझा दिया जाएगा।
अब मैंने एक प्रकार से आपको एक बेस तैयार कर लिया कि आपका जो टेंस है वो कैसे डिसाइड होगा, ठीक है। कैसे सेंटेंस को हम इंडेफिनिट डालेंगे, कब कंटिन्यूअस डालेंगे, कब परफेक्ट में डालेंगे, कब पीसी में डालेंगे, सारी बातें एक एक करके वन बाय वन चलेंगे। हम वापस आएंगे अभी इन सारी चीज़ों के ऊपर, लेकिन हम चाहते हैं कि चैप्टर की शुरुआत एकदम बेसिक से करें, ताकि एक एक बच्चा जुड़े, एक एक बच्चा हमारा साथ दे और उसको भी समझ में आए बातें। इस पूरी कहानी को लेकर सेंस की कहानी क्या है, फॉर की कहानी क्या है, पूरी कहानी हम लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो पूरे टेंस के दौरान चलती रहेंगी, यूज़ की जाएंगी, तो आप उनके बारे में जानिए, समझिए। आइए एक एक करके वन बाय वन समझते हैं। हम पहली हेडिंग डालते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आते हैं वापस से अपने चैप्टर पे, शुरू करते हैं। अभी तक हमने आपको सिर्फ डेफिनेशन के ऊपर काम कराया कि आप इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस को पहचानना सीखें पहले आप, कि कोई सेंटेंस किसमें दिया गया है पहले वो पहचानिए। जो दिया गया वही सही है तो नो एरर, अगर वहां से गलत हुआ तो कहीं और जाएंगे, लेकिन गलत क्यों हुआ ये जानने के लिए परिभाषा पता होनी चाहिए कि इंडेफिनिट में लिखा सेंटेंस इंडेफिनिट में गलत होगा। इसके लिए जरूरी है कि उसमें बिगनिंग क्लियर नहीं होनी चाहिए, अगर क्लियर हो गई तो गलत है। कंटिन्यूअस में लिखा सेंटेंस कंटिन्यूअस में ही सही होगा, इसके लिए जरूरी है कि उसमें यह दिखाया गया हो कि सेंटेंस में जो भी काम दिखा रहे हो वो इनकम्प्लीट टाइप का है, मतलब अभी पूरा नहीं हुआ है, काम चल रहा है। तो हर सेंटेंस की अपनी एक लिमिट है, उस लिमिट को पकड़ने का प्रयास करिए। नाउ कम टू द पॉइंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कहां कहां इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे वन बाय वन। आइए पहले तो मैं काम करता हूं थोड़ा सा, इसको मैं करता हूं एक साथ, दो टेंस को एक साथ करता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, इंडेफिनिट करते हैं दोनों पहले, दोनों ही सेंटेंस इंडेफिनिट वाले कर लेते हैं पहले, ठीक है। आ जाओ भाई मेरे शेर वीरों, फटाफट आ जाओ और एक एक चीज को बहुत अच्छे समझना। पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है बेटा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यस या ईएस भी लगेगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ठीक। ये है अफर्मेटिव का, ये है अफर्मेटिव का, ठीक है। और सब्जेक्ट के बाद डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये है नेगेटिव सेंटेंस। फिर हमने इंट्रोगेटिव की बात करी अगर, तो इंट्रोगेटिव वर्ड देन हेल्पिंग वर्ब डू या डज। ये बड़ा बेसिक सा स्ट्रक्चर है जो सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ ताकि कल को कोई ये ना क्लेम करे कि सर मुझे पता नहीं था। तो भाई नहीं पता है तो लिख दे रहा हूँ, अगर बहुत कोई बेसिक सी ऑडियंस है जिसको बिल्कुल नहीं पता है तो उनके लिए ये काम आ जाएगा। बाकी जिनको पता है भैया तो वो आप निराश ना हो, जल्दी ही मैं आप ही के टॉपिक पर आ रहा हूँ, थोड़ा सा स्ट्रक्चर लिख लीजिए। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, राइट। आते हैं इसके पास्ट इंडेफिनिट पे। पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म अभी बताया था आपको कुछ देर पहले, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ये हो गया भैया आपका पास्ट इंडेफिनिट, बोलो हाँ, का अफर्मेटिव, सॉरी। अफर्मेटिव। अगर हम सेंटेंस को नेगेटिव यूज कर रहे हैं, नेगेटिवली, तो फिर हेल्पिंग देनी पड़ेगी डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हो गया भैया नेगेटिव सेंटेंस। और फिर इसी का इंट्रोगेटिव वर्जन लेके जाओ, इंट्रोगेटिव वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये आपका हो गया इंटरोगेटिव।
ये 3 सेंटेंसेस हैं, इंडेफिनिट के भी और प्रेजेंट के भी और पास्ट के भी, ठीक है। ये हो गया स्ट्रक्चर की बात। मुझे पता है कि आपको ये सब पता है, लेकिन फिर भी लिखना इसलिए ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं डियर जो बिल्कुल अभी नए नए हैं, हो सकता है घटना चक्र को साथ जुड़कर वो सीखना चाह रहे हों और उन्हें लगे कि यार ये टीचर भी अब बिल्कुल उड़ा उड़ा पढ़ा रहा है, तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर वो चीज़ लिखूँ जो कक्षा 6 से ज़रूरी है। तो बिल्कुल कक्षा 6 से लेके चल रहा हूँ ताकि आपको तकलीफ ना हो। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं और आप सीखते हैं। जो हमारी हेडिंग थी उस हेडिंग पे आते हैं। हेडिंग ये थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। हमें जानना है कि आखिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कब यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इन सब बातों को समझना है। देखो पहला डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस ये है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं वो रेगुलर एक्शन को शो करते हैं, रेगुलर एक्शन या हैबिट, एक ही। तो फिर जो तुम्हारा पास्ट इंडेफिनिट है वो कहता है भाई मैं भी रेगुलर एक्शन या हैबिट को शो करता हूं, रेगुलर एक्शन या हैबिट। तो जो काम प्रेजेंट इंडेफिनिट कर पाता है वही काम पास्ट इंडेफिनिट भी कर पाता है। बस अगर वो रेगुलर एक्शन या हैबिट प्रेजेंट की है तो यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वही अगर रेगुलर एक्शन या हैबिट पास्ट की है तो यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे मैंने कहा मैं स्कूल जाता हूं, ये मेरा रेगुलर एक्शन है प्रेजेंट का, तो आई गो टू स्कूल प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं जाता था, ये भी मेरा रेगुलर एक्शन था, कब, पास्ट में, तो आई वेंट टू स्कूल। तो कुल मिला के रेगुलर एक्शन या हैबिट दोनों ही शो करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट भी प्रेजेंट इंडेफिनिट भी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कोई सेंटेंस अगर लिखा है तो पहली रिफ्लेक्शन हो सकती है कि रेगुलर एक्शन हो किसी का। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम तब भी कर लेते हैं हमें जब कभी कोई यूनिवर्सल ट्रुथ दिखाना होता है। यूनिवर्सल ट्रुथ कहाँ चले गया है, यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक। अच्छा, एक होता है जनरल ट्रुथ, दोनों में फर्क होता है भैया थोड़ा सा, हालांकि चीजें हैं ऑलमोस्ट एक, बट थोड़ा अंतर होता है। कभी तुमको लगे कि हमें सर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ लिखना है या जनरल ट्रुथ लिखना है, अंतर दोनों में यही है कि जनरल ट्रुथ क्या होता है कि वो किसी कंडीशन में गलत भी हो सकता है, इसीलिए इसको कहा गया है जनरल ट्रुथ। मोस्टली सही रहेगा लेकिन कभी कभी गलत भी हो सकता है। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जो आज सही है, कल सही था, आगे भी सही रहेगा, वो किसी भी केस में गलत साबित नहीं किया जा सकता, राइट। अगर आपको कोई ऐसा सेंटेंस लिखना है जो यूनिवर्सल ट्रुथ टाइप का है या जनरल ट्रुथ टाइप का है तो ऑलवेज यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बात समझ में आ रही। लेकिन आप यूनिवर्सल ट्रुथ या जनरल ट्रुथ को पास्ट इंडेफिनिट से इस्तेमाल नहीं कर सकते। चौथा, अगर कभी आपको पोजीशन दिखाना पड़ जाए, क्या दिखाना पड़ जाए, पोजीशन, तो ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, लेकिन यही पोजीशन आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी दिखा देता है। सीधा मतलब कि अगर पोजीशन आपका प्रेजेंट का है तो यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर पोजीशन आपका पास्ट का है तो यूज पास्ट इंडेफिनिट। मतलब पोजीशन डिपेंड करता है वो किस टाइम का है, प्रेजेंट का अधिकार है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर लो, पास्ट का है तो पास्ट इंडेफिनिट लगा लो। तीसरी बात, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ एक्स्ट्रा फीचर है कि वो यूनिवर्सल ट्रुथ भी दिखा लेगा, जनरल ट्रुथ भी दिखा लेगा, तो पास्ट इंडेफिनिट क्या करेगा, पास्ट इंडेफिनिट एक बहुत ही एडिशनल फीचर लेके आता है। जैसे इसके पास एक एक्स्ट्रा फीचर है जो कि इसके पास नहीं है, वैसे इसके पास भी एक ऐसा फीचर है जो उसके पास नहीं है। वो क्या, वन टाइम एक्शन, वन टाइम एक्शन। अगर तुमको कभी लगे कि सर हम एक ऐसा सेंटेंस, ऐसा एक्शन लिखना चाह रहे हैं जो वन टाइम एक्शन है, देखो दो तरह की चीजें हो सकती हैं, एक होता है रेगुलर एक्शन जो हमेशा होता है, एक होता है वन टाइम एक्शन। जैसे आपने कहा कि सर मैं क्रिकेट खेलता था, तो तुम क्रिकेट खेलते थे, ये आपका रेगुलर एक्शन है, पास्ट में कभी आप खेलते थे। लेकिन आपने कहा सर पता है आपको, मैंने कहा क्या, आपने कहा सर ना मैंने कल उस आदमी को मार डाला, तो ये आपका रेगुलर एक्शन है, नहीं नहीं, ये आपका वन टाइम एक्शन है कि कल आपने कोई पर्टिकुलर टाइम पे दिमाग आपका डिस्टर्ब हो गया था और आपने किसी की हत्या
कर दी। इसका मतलब है कि जो वन टाइम एक्शन इंग्लिश में लिखे जाते हैं, याद रखना वन टाइम एक्शन को इंग्लिश में लिखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है पास्ट इंडेफिनिट। मतलब पास्ट इंडेफिनिट के पास ये एक्स्ट्रा फीचर है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पास नहीं है। अगर तुमको कभी लगे कि कोई सेंटेंस ऐसा है जो सर ये वन टाइम एक्शन है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख नहीं सकते, हटाकर क्या लगाना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट। मैं बताना क्या चाह रहा हूं डियर, मैं बताना सिर्फ इतना चाह रहा हूं कि पहले आपको हर टेंस की औकात पता हो। वो कहते हैं ना डियर कि अगर किसी व्यक्ति से आप भिड़ने जा रहे हैं तो भैया भिड़ने से पहले उस व्यक्ति की औकात नाप लो। अगर उसकी औकात तुमसे बहुत ज्यादा है तो भिड़ने का ख्याल भी निकाल दो, वरना सिर्फ और सिर्फ पिटोगे, बेइज्जत हो जाओगे, कोई मतलब निकलेगा नहीं। इसीलिए अपनी औकात वालों से ही भिड़ने का प्रयास करिए आप। इसीलिए आदमी जब भिड़ता है पहले पता करता है यार है कौन, ये पता करता है अच्छा अच्छा फला आदमी है, तब रुको यार ठीक आदमी नहीं है, मतलब पहुंच वाला आदमी है। तो इसीलिए आप जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जान जाओगे कि हम बोलते वक्त वाइल स्पीकिंग या वाइल राइटिंग, अगर हमारे सामने कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आए आज के बाद, प्रॉमिस करो मम्मी कसम खा के कि आज के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको दिखा तो आप ये ढूंढना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या दिखा रहा है। या तो वो रेगुलर एक्शन दिखा रहा होगा किसी का, या तो वो यूनिवर्सल ट्रुथ दिखा रहा होगा, या वो जनरल ट्रुथ दिखा रहा होगा, या वो पोजीशन दिखा रहा होगा, कुछ ना कुछ दिखा रहा होगा। अच्छा, इसको पता करने से क्या फायदा है, इससे ये फायदा है कि तुमको सेंटेंस की मीनिंग ऑटोमेटिक पता लग जाएगी कहना क्या चाह रहा है। जो लोग कहते हैं ना कि सर मैं इंग्लिश समझ नहीं पाता, बोल नहीं पाता, लिख नहीं पाता, भाई सब दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तुम पहले जानो सही कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज कब करते हैं, इन एक्टिविटीज के अंदर यूज करते हैं। तो इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ जो वाक्य है वो इन्हीं में से कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो आपको जानना पड़ेगा कब क्या दिख रहा है, ठीक है ना। आइए वन बाय वन एक एक एग्जाम्पल से बात को समझते जानते हैं। एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा कि ही गोज टू स्कूल, और फिर लिखा बेटा ही वेंट टू स्कूल, ठीक है। तो देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। जरा सोचो, ये है पास्ट का इंडेफिनिट और ये है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। और मैंने अभी आपसे कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो वो कुछ ना कुछ तो रिप्रेजेंट कर ही रहा होगा। तुम बताओ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यू हैव फोर ऑप्शंस, रेगुलर एक्शन और हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ एंड पोजीशन। सोच के बताओ इन चारों में से ये यहाँ क्या शो कर रहा है। ये इस व्यक्ति का अपना रेगुलर एक्शन है कि ये लड़का स्कूल जाता है। अगर ये लड़का स्कूल जाता है तो ये इसका रेगुलर एक्शन है, बोलो हाँ रेगुलर एक्शन है, दैट मीन्स हैबिट है। अच्छा, ये सेकेंड फॉर्म से लिखा गया पास्ट इंडेफिनिट, इसका मतलब ये भी कुछ दिखा रहा होगा। अब हमको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट भी ये तीन चीज दिखाते हैं, इनमें से कुछ ना कुछ दिखा रहा होगा। क्या दिखा रहा, देखो हम इसकी हिंदी अगर आपसे पूछे, मुझे पता है कि क्लास लाइव नहीं है, बट अगर लाइव होती ना, मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ, हालांकि ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, कल आप जब देखेंगे जब भी लाइव होगा तो इसका आंसर जरूर करिएगा। और मैं अभी से बता रहा हूँ, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि 99% स्टूडेंट्स गलत आंसर करेंगे। वो क्या आंसर करेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि ही वेंट टू स्कूल लिखा है तो क्या समझेंगे इसका मतलब। आप इसका मतलब निकाल सकते हो कि वो स्कूल गया, और इसका मतलब निकाल सकते हो वह स्कूल जाता था। दो हिंदी है, वह स्कूल जाता था और वह स्कूल गया, हम क्या समझे इसका मतलब। दोनों बड़ा अंतर है। वह स्कूल जाता था ये एक अलग बात है, और वह स्कूल गया ये एक अलग बात है, बिल्कुल अलग बात है। दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो जानना यह है कि इसकी हिंदी वास्तव में क्या है। भाई जैसे हमने इस और इस सेंटेंस में एक ही फर्क किया है, गोज को फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म से रिप्लेस किया। तो अगर ये रेगुलर एक्शन शो कर रहा था तो ये भी क्या शो करेगा, रेगुलर एक्शन ही शो करेगा। तो इसकी हिंदी क्या होगी, तो इसकी हिंदी बेटा ये होगी कि ये स्कूल जाता था ना कि जाता है। आपको दो बात बोलनी थी कि मैं स्कूल जाता हूं और मैं स्कूल जाता था। तो आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था। तो पास्ट इंडेफिनिट रेगुलर एक्शन भी शो करते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट कि मन में ख्याल आएगा कि सर हम इसकी मीनिंग वह स्कूल गया ऐसा क्यों नहीं निकाल रहे हैं।
वह स्कूल चला गया, ऐसा क्यों नहीं निकाल रहे हैं? तो कब निकालेंगे, आइए कब निकालेंगे समझते हैं। ये एकदम मर्दों वाला सवाल है, आइए डील करते हैं इसको। एक सवाल लिखा बेटा मैंने कि ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे। देखो अब तुम ये भी पास्ट इंडेफिनिट में ही लिखा है, दिख रहा होगा सेकंड फॉर्म, लेकिन मेरे भाई इस बार ये पास्ट इंडेफिनिट किसी रेगुलर एक्शन को नहीं शो कर रहा है, किसी रेगुलर एक्शन को नहीं शो कर रहा है, बल्कि वन टाइम एक्शन को शो कर रहा है। बोलो क्यों? क्योंकि वो ये कह रहा है कि ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, कल वो स्कूल गया था। ये वन टाइम एक्शन है, कल के बारे में, रेगुलर के बारे में बात नहीं कर रहा है वो। इसका मतलब क्या समझे, देखो यही सेंटेंस ऊपर भी लिखा था, बस एडिशनल क्या हुआ, यस्टरडे। इसका मतलब जब तुम्हें किसी रेगुलर एक्शन को वन टाइम एक्शन में कन्वर्ट करना हो, वन टाइम एक्शन में कन्वर्ट करना हो, तो क्या करो, उसी रेगुलर एक्शन का टाइम ऑफ इवेंट, टाइम ऑफ इवेंट, वो इवेंट कब हुई इस बात का टाइम मेंशन कर दो। आखिर ये स्कूल इतना, अगर तुम हिंदी निकालो तो ये स्कूल जाता था, लेकिन हमने इस वाले एक्शन का टाइम दे दिया। अब तो ये किसी पर्टिकुलर डे का एक्शन हो गया ना, अब तो ये किसी पर्टिकुलर डे और टाइम का एक्शन हो गया। इसका मतलब अब ये रेगुलर तो नहीं हुआ, अब तो ये वन टाइम एक्शन हो गया। इसका मतलब किसी भी रेगुलर एक्शन को वन टाइम करना चाहते हो तो कर दो बाय गिविंग एन एडवर्ब ऑफ टाइम। बस एक आप एडवर्ब डाल दो टाइम का, ऑटोमेटिक वो सेंटेंस रेगुलर एक्शन से उठकर वन टाइम एक्शन में चला जाएगा। तो देखो इसकी हिंदी अब ये है कि ये स्कूल गया था, इसकी हिंदी वह स्कूल जाता था, दोनों में बड़ा फर्क है। लेकिन कुछ वर्ब भी ऐसे होते हैं मेरे भाई जिनको टाइम ऑफ, अब ऐसा नहीं कि तुम इसको अब यूनिवर्सल ट्रुथ मान लो कि सर अच्छा हम समझ गए कि जब भी कभी किसी रेगुलर एक्शन को हमें वन टाइम एक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, टाइम ऑफ एक्शन दे देंगे। नहीं, कई बार ऐसा होगा कि आप टाइम ऑफ एक्शन नहीं देंगे तो भी वो रेगुलर एक्शन नहीं होगा। जैसे यहाँ आपने नहीं दिया टाइम तो ये रेगुलर था, और दे दिया तो वन टाइम हो गया। लेकिन कई वर्ब ऐसी होती हैं जिनकी मीनिंग ही ऐसी होती है कि जिनको आप रेगुलर वाले हैबिट में लेके जा ही नहीं पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा साहब ही किल्ड हर, एक सेंटेंस, और फिर लिखा ही किल्ड हर यस्टरडे। देखो ये भी लिखा है बेटा पास्ट के इंडेफिनिट में, बोलो हाँ, और ये भी लिखा है पास्ट के इंडेफिनिट में। समझना क्या है कि जो सेंटेंस लिखे गए हैं अब बताना है इसमें से कौन सा रेगुलर है कौन सा वन टाइम है। तो लड़का सोचेगा सर देखिए यहाँ टाइम ऑफ इवेंट दिया हुआ है, तो हम टाइम ऑफ इवेंट अगर दिया हुआ है तो उसको वन टाइम मान लें, और इसको यहाँ टाइम नहीं दिया तो इसको हम रेगुलर मान लें। नहीं, तुम क्या इसकी रेगुलर मीनिंग क्या निकालोगे? क्या तुम किसी आदमी को एक बार मारते हो जान से कि बार बार मारते हो, रोज मारते हो? रोज तो नहीं मार सकते। तुम रोज क्रिकेट खेल सकते हो, रोज पढ़ा सकते हो, रोज पढ़ सकते हो, रोज खा सकते हो, एक मरे हुए आदमी को तुम रोज कैसे मारोगे? ये कह रहा है कि ही किल्ड हर, इस आदमी ने इस लड़की को मार डाला, एक ही बार तो मारा होगा भाई, अब मरे हुए को रोज मारोगे? तुम ये बोलोगे कि ये लड़का इस लड़की को रोज जान से मारता था? नहीं, क्या पागलपन है। किल एक ऐसी वर्ब है जिसका मीनिंग ही ऐसा है कि वो वन टाइम एक्शन को ही शो कर पाएगा, वो रेगुलर हैबिट में जाने से खुद ही कतराएगा, बेसिकली जा ही नहीं पाएगा। अगर नहीं जा पाएगा तो फिर इसकी मीनिंग चाहे तुम टाइम ऑफ इवेंट दो और चाहे मत दो, दोनों ही वन टाइम एक्शन को ही शो करते नजर आएंगे, वन टाइम एक्शन को ही शो करेंगे। अब इसके ऊपर कई सारे सवाल बनेंगे, मैं अभी तुरंत तो करवा नहीं पाऊंगा, उसके पीछे वजह है बेटा, क्योंकि इसके ऊपर जो सवाल बनते हैं एक परफेक्ट टेंस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। हम जब आपको परफेक्ट टेंस पढ़ा लेंगे तो हम इस टेंस पे वापस आएंगे, दोनों को प्लग करके पढ़ाएंगे। फिर दोनों को हम प्लग जब करेंगे ना तो इतना बेहतरीन सवाल बनकर आएगा, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा, वो सवाल आज तक आपने किसी चैनल पर नहीं देखा होगा। एक बढ़िया सवाल आपको कराऊंगा जिससे आपकी जो समझ है ना, पूरी की पूरी समझ ही बदल जाएगी, टेंस को लेकर आपकी सोच बदल जाएगी बिल्कुल से। बस आप क्लासेस को रेगुलर लाइव क्लास करते रहिए, आपको खुद ही लगेगा हाँ सर अब मजा आ रहा है, अब वास्तव में इंग्लिश को हम समझ सीख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के मैंने आपको समझाने सिखाने का प्रयास किया डियर कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है और पास्ट इंडेफिनिट होता है, पहले वो क्या क्या करता है, रेगुलर एक्शन शो करता है, यूनिवर्सल ट्रूथ
जनरल ट्रूथ पोजीशन। आइए एक एक एग्जांपल करके पहले इन सब पे आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गया रेगुलर वन टाइम। एक देख लो यूनिवर्सल ट्रूथ, द सन राइजेज इन द ईस्ट। देखो सूरज का पूरब से निकलना, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, V1 लिखा हुआ है। सूर्य का पूरब से निकलना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा हुआ जरूर हुआ है, लेकिन ये क्या है बेटा, ये एक रेगुलर एक्शन नहीं है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। फिर मैंने कहा कि ड्यूरिंग festivals the number of customers increases in the market। देखिए कह रहे हैं कि ड्यूरिंग फेस्टिवल्स द नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीजेज इन द मार्केट, कि जो फेस्टिवल के दौरान क्या होता है कि आप देखते हैं ना, जैसे ईद, दिवाली, होली, कोई त्यौहार आ गया तो त्यौहार के टाइम पे ऑटोमेटिकली मार्केट में एक रश बढ़ जाती है, लोगों की भीड़ बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि सभी लोगों को मार्केटिंग करनी होती है, गिफ्ट्स खरीदने होते हैं, या जो भी फेस्टिवल के जो भी चीज़ें होती हैं उसको खरीदनी होती है। तो ऑब्वियसली जो मार्केट में अभी तक नहीं थे अचानक से आ गए क्योंकि फेस्टिवल आ गया, तो मार्केट में भीड़ बढ़ेगी। लेकिन ये जनरल ट्रूथ है, ऐसा होता हमेशा है। तुम ईद पे देखो, बकरीद पे देखो, दिवाली पे देखो, होली पे देखो ना, दशहरे पे देखो, हर त्यौहार में हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, जैन का हो, बुद्ध का हो, उससे मतलब नहीं है, हर त्यौहार में भीड़ बढ़ती है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जनरल ट्रूथ है। क्यों? आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले कोरोना का टाइम आया था, और कोरोना के टाइम पे भी ईद, दिवाली, होली, दशहरा आया था, लेकिन ना तो ईद मनाई गई, ना होली, ना दिवाली, ना दशहरा। क्यों? क्योंकि इतना लोग सहमे हुए थे, डरे हुए थे कि लोगों को मरने का डर था, तो लोग कहाँ से त्यौहार मनाएंगे। इसका मतलब त्यौहार पे भीड़ बढ़ती है, ये बात सही है और ऐसा हमेशा होता आया है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ना हो, जैसा कोरोना के टाइम पे नहीं हुआ। इसका मतलब इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं, तो कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा गया है, अगेन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जरूर है, लेकिन इस बार ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, बल्कि क्या है बेटा, ये एक जनरल ट्रूथ है, जो सही तो है लेकिन कभी ना कभी ये गलत भी हो सकता है। इसमें कोई गारंटीड स्टेटमेंट कोई दे नहीं सकता कि हमेशा सही होगा। तो आई होप की बात समझ में आ रही होगी ये। आइए एक और देख लेते हैं। अभी इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे एक्टिव टेंस को लेकर। मैंने कहा आई हैव अ कार, और एक सेंटेंस कहा आई हैड अ कार। देखिए हैव क्या दिखाता है बेटा, पोजीशन दिखाता है। हैव क्या दिखाता है, पोजीशन। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया और ये आपका पास्ट इंडेफिनिट हो गया। बोलो हाँ। तो यहाँ पे हैव क्या दिखा रहा है, ना ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मेरे पास एक गाड़ी है, कोई ट्रूथ तो है नहीं, ना जनरल ना यूनिवर्सल, ना रेगुलर एक्शन है कि रोज कार खरीद रहा है। ये एक पोजीशन है, किसका, इस आई का पोजीशन इस कार के ऊपर। अच्छा प्रेजेंट पे लिखा है तो प्रेजेंट का पोजीशन हो गया। अच्छा उसी हैव की सेकंड फॉर्म है, यहां भी वही दिखाया जा रहा है पोजीशन, बस कब का, पास्ट का, चूंकि सेकंड फॉर्म से लिखा है। तो बेटा ये पोजीशन है प्रेजेंट का, ये भी पोजीशन है पास्ट का, बस इतना अंतर है। तो मैंने आपको कुल मिला के समझा ही दिया कि कैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट से यूनिवर्सल टू जनरल टू पोजीशन, रेगुलर एक्शन सब दिखाते हैं। सब बातें मैंने आपको समझा दिया। पास्ट इंडेफिनिट समझा दिया, वन टाइम एक्शन, रेगुलर एक्शन एंड पोजीशन। ये मैंने आज एक बेस रखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की औकात क्या क्या है, क्या क्या कर सकते हैं। कल इसके ऊपर हम लोग आगे की कंटिन्यू करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट किस तरह की एरर आपके एग्जाम में आती है, क्या एरर में पढ़ना चाहिए ताकि हम एग्जाम ओरिएंटेड बने। बिकॉज वी डोंट हैव टू बी स्कॉलर हियर, वी हैव टू क्रैक द कंपटीशन। हमें कंपटीशन को क्रैक करना है, ना कि विद्वान बनना है। हमें वो चीज पढ़नी जहां से एग्जाम आपका निकले। तो आज हमने एक बेस बनाया, इसी बेस के बिहाफ पे हम कल सीखेंगे कि आखिर एरर वाले क्वेश्चंस कैसे बनने होते हैं। ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।